नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का विक्रम एक्सीलेंस एकेडमी पे पुनः स्वागत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 3 भौतिक प्रदेशों को कवर किया गया था, आज इस वीडियो के अंतर्गत अगले 3 भौतिक प्रदेशों को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चौथा, प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुल प्लेटू, इसके बारे में प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, मेजर जो इसकी फीचर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के मध्य और दक्षिण में स्थित सबसे पुरानी भूमि संरचना है, क्योंकि सबसे पुरानी जो भूमि है वो, क्योंकि जब 2 भागों में टूटा था, एक पेंजियार एक गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ क्या है, खनिजों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध भाग है। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आप यहाँ पढ़ेंगे। बहुत सारे मिनरल्स वाले अध्याय में यानी मिनरल्स पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, तो जानेंगे। अब अगला पॉइंट आप शुरुआत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। यहाँ है जो जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं नीलगिरी में, यहाँ मिलते हैं नीलगिरी ट्राई जंक्शंस, जहाँ केरल, फिर इधर तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, यहाँ मिलते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, ये याद रखना। दक्षिण दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। और यहाँ प्रमुख जलप्रपात भी पाए जाते हैं, वाटरफॉल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे एक जोग जलप्रपात है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात कहा जाता है, वो कर्नाटक में पाया जाता है, शरावती नदी पे। कर्नाटक शरावती नदी पे जोग जलप्रपात पाया जाता है। एक दूसरे जलप्रपात का नाम, जिसका नाम है कुंचिकल वराही नदी, वो भी कर्नाटक में पाया जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। जोग गोरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात कह लीजिए आप, कुंचिकल वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला का जो एक नियाग्रा कनाडा में पड़ता है वो दूसरे पे आता है, नंबर 1 पे है एंजल वाटरफॉल। ये भी याद रखने लायक पॉइंट है। अब यहाँ याद रखेंगे तो यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट एकदम कटे फटे नहीं है, एकदम श्रृंखला से जुड़े हुए। पूर्वी घाट कटे फटे हैं क्योंकि यहाँ से नदियाँ चलती है, गोदावरी हो गई, फिर इधर कृष्णा हो गई, फिर इधर कावेरी हो गई, इनके डेल्टा वाले इलाके हैं ये सारे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में इसने पहले ही बता चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रायद्वीपीय, अगला आएगा टॉपिक 5, पांचवा भौतिक प्रदेश तटीय मैदान, द कोस्टल्स प्लेन्स, तटीय मैदानों के बारे में बात कर रहा है। तो तट रेखा की कुल लंबाई तो कितनी है, 7516.6 किमी है। और मुख्य भूमि है, यानी केवल बनाम भारत की बात करें, भारत की द्वीप समूह को छोड़ के, तो वो 6100 किलोमीटर है। और वर्तमान नया आंकड़ा आया जो सैटेलाइट शर्मा के सर्वे के अनुसार, वो है 11,098 किलोमीटर के बारे में बता रहे हैं, वर्तमान में इसकी लंबाई है। आगे जान लेते हैं। पश्चिमी बनाम पूर्वी तट, जो पश्चिमी तट है, देखो तट की बात करें तो भारत के तट वाला इलाका है ना जो, वो ऐसे है। ये गुजरात वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है। तो ये वाला इलाका जो है ना, ये ये सारा तटीय इलाका है, क्योंकि यहाँ पास में समुद्र लगा है। तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, गुजरात से लगा है, लंबा तटीय इलाका है। तो इसको कह देते हैं वेस्टर्न प्लेन्स, और इसको कहते हैं ईस्टर्न प्लेन्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन्स आप याद रखेंगे, इसको इसको कह सकते हैं हम। आप पीछे बढ़ेंगे, देखते हैं इनमें क्या है। विस्तार, गुजरात से लेके केरल तक फैले हैं ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैले हैं। तो अगला इसमें देखेंगे, गुजरात से लेके, इसने क्या बोला, ये इधर पड़ता है गुजरात, और गुजरात से लेके ये फैले कहाँ तक है, केरल तक फैले हैं ये गुजरात, और यहाँ तक फैले हैं। और फिर इधर पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल से कहाँ तक फैले हैं, इधर इधर आएंगे तो तमिलनाडु तक फैले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे। उप विभाजन, कच्छ, कोंकण, मंगलुरु, मालाबार और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है, तो अगर इसको नाम में देखते हैं तो, सबसे पहले गुजरात का जो तट है वो कहलाता है कच्छ काठियावाड़ का तट। गुजरात के बाद जो अगला तट है जो कहलाता है वो कच्छ, गुजरात ही नहीं, गुजरात का कच्छ काठियावाड़ तट, उसके बाद आएगा कोंकण तट, कोंकण तट के बाद आएगा मालाबार तट, केरल का। मानसून सबसे पहले यहीं पहुंचता है भारत में, इधर से हवाएं आती है। वैसे तो इनके बहुत सारे पार्ट्स किए गए, पर आप मेजर याद रखना कि सबसे पहले कच्छ काठियावाड़ तट गुजरात का, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा का, मालाबार तट केरल का, कर्नाटक और आदि वाला भाग केरल का। वैसे एक कन्नड़ तट भी पड़ता है जो कर्नाटक का है। इधर आएंगे तो तटों के भाग तो हैं, पर वैसे 2 ही मेजर तट याद रखने आप, तमिलनाडु और आधे आंध्र प्रदेश वाले पार्ट के लिए कोरोमंडल,
ठीक है। और आंध्र प्रदेश से लेके आप पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट से आप याद रख लो इसका नाम से, उत्तरी सरकार तट से। ठीक है, तो ये इधर दिया है, कच्छ, कोंकण, मंगलूर, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। आगे नदियों का स्वरूप। नदियाँ एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है, क्योंकि जैसे ही ये नदियाँ पर्वतों से निकलती है नदी में तुरंत मिल जाती है, तो इनमें ना गाद होती है ना कोई बात, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। जो पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट की नदियाँ वो डेल्टा बनाती है, उनकी लंबाई भी बहुत है, तो वो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। प्रमुख नदियाँ है जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा और तापी, और इसकी प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी। डेल्टा और लेगून क्या है? डेल्टा नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले अवसाद जमा करती है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो नदियाँ जो समुद्र में मिलने से पहले जो अवसाद, गाद, चिक्का मिट्टी वहीं छोड़ देती है, तो उसे डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेगुन झीलें क्या है? लेगुन झीलें, चिल्का, उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पुलिकट भी एक लेगुन झील है। समुद्र का पानी एक वाटर भूमि के अंतर्गत आके थोड़ा जमा हो जाता है यहाँ अलग सा ही, तो इससे उसे लेगुन झील कहते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और लेगुन झील है, जैसे चिल्का हो गई, इधर पुलिकट का नाम भी है। तो ये है तटीय मैदानों के बारे में। कितने राज्यों में फैला है? लेटस यू कैन फाइंड आउट कि आप सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, केरल जाएंगे, उधर जाएंगे तो तमिलनाडु जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, और उड़ीसा जाएंगे, और पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो ये राज्यों के नाम हो गए जहाँ ये फैले हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो है टॉपिक द्वीप समूह, द आइलैंड ग्रुप्स। द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। अरेबियन सी, तो जान लेते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो हमारे दो द्वीप समूह हैं, अरब सागर में एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में एक है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जान लेते हैं पहले अरब सागर के बारे में। अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसके बारे में जान लेते हैं। तो लक्षद्वीप उसका नाम है। कुल द्वीपों की संख्या 36 है, यहाँ 36 द्वीप पाए जाते हैं, और ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। इतना याद रखना है आपको लक्षद्वीप के बारे में। अगर मैप में आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो यहाँ कहीं है, ऐसे ऐसे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। अगला है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, और प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी यहीं पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रिमेंबर कि बेरन द्वीप जो आइलैंड है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी यहाँ अंडमान निकोबार में पाया जाता है। आगे भारत की भौगोलिक विविधता एक नज़र में, कुल मिला के जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा था। हिमालय क्या करता है? भारत का वाटर टावर है और ठंडी हवाओं से रक्षक है। साइबेरिया से जो इधर ठंडी हवाएं आती है उनको हिमालय क्या करता है? रोकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, जब मानसूनी पवनें इधर से आती है तो हिमालय इनको रोक के बारिश कराता है। तो हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कार्य है। और हिमालय के क्या कार्य हैं? पर्यटन की दृष्टि से हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस कारण? यहाँ से ग्लेशियर से नदियाँ निकलती है, इसलिए हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांस्कृतिक, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम है कितने भारत के, इसलिए हिमालय की इंपॉर्टेंस हमेशा से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद जब हिमालय से नदियाँ उत्तर प्रदेश और मैदानों में प्रवेश करती है तो इससे उत्तर का विशाल मैदान बना है। भंडार, अन्न का भंडार भारत का कहा जाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि जनसंख्या घनत्व कह लीजिए, और जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 20-22 करोड़ के आसपास है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था थार मरुस्थल, मानसून सिस्टम को चलाने वाला इंजन कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो ताप और दाब का कॉन्सेप्ट होता है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, जहाँ ताप ज़्यादा होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। ये आगे आने वाली क्लास में हम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे तो हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, जिसको कहा जाता है खनिजों का भंडार जिसमें उद्योग चलते हैं। फिर हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, सामरिक और जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फिर हमने तटीय मैदान यानी व्यापार और बंदरगाहों के प्रवेश द्वार के रूप में इनको ढंग से पढ़ा। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर की अगर 1 पेज रिवीजन नोट्स चाहिए तो सबसे पहले हमने पर्वत पढ़े। विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका अच्छे से, कि पर्वतों के बारे में, हिमालयस के बारे में पढ़े। ठीक है, पंचपर्या के बारे में पढ़े, चोटिया विस्तार के बारे में पढ़े, प्लेन्स पढ़े जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खदर पढ़ लिया, उपजाऊ जलोढ़ मृदा पढ़ ली। फिर पढ़ा हमने मरुस्थल, फिर पढ़ा पठारों के बारे में पढ़ा, तट मैदान जो कोस्टल एरियाज है उसके बारे में पढ़ा, फिर द्वीप के बारे में पढ़ा। ये जस्ट रिवीजन पॉइंटर्स हैं, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद ये आपको समझ आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मेमोरी ऑफ ट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो पंचपर्याग को याद करने का एक फैक्ट अच्छी ट्रिक दी गई है, विष्णु नंद के कर्ण को रुद्र ने देव बनाया। तो इस ट्रिक से आपको इसको पूरा याद कर सकते हैं।
पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण आप याद कर सकते हैं। कच्छ के कोंकण में मंगल की माला, कच्छ, कोंकण, मंगलुरु और मालाबार। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उत्तरी सॉरी कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला, और फिर उत्तरी सरकार, दो तट ये हो गए। रैपिड फायर इफेक्ट्स जो डायरेक्ट हिट होते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। यूनेस्को स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया वो है डोडा बेटा। ये इसको एक बार संपूर्ण करने के फाइनल रिवीजन नोट्स हैं, वो आप देख लेना एक बार अच्छे से। वही सेम चीज़ें जो मैं पहले पढ़ा चुका वही एक बार के लिए अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और जो मेगा क्विज क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तराई क्षेत्र के लिए सत्य है, तो यह अत्यधिक जैव वाला दलदली वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ये भी, जिसके बाद वह गंगा कहलाती है, ये भी याद रखना है। देवप्रयाग की दो नदियों से, सॉरी ये तो वापस टाइपिंग मिस्टेक है, वापस देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे से, इनके बारे में आप जान लेंगे। तो अच्छे से देखो, रिवीजन पॉइंटर्स के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं। विद्यार्थी इनको अच्छे से एक कंसोलिडेट वे में इनको पढ़ लें और याद कर लें इस विषय वस्तु को। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी को याद करना, और सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।